students and my dear friends, welcome to my channel. Before starting the video, first of all I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is, the road to success and the road to failure are almost exactly the same. यानी कि सफलता का रास्ता और असफलता का रास्ता लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने किसी भी चीज़ को पाने का लक्ष्य बना लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक, तो वो चीज़ चाहिए, आपको चाहिए तो आपको उस रास्ते से चलना पड़ेगा ना, यानी कोई ना कोई तो उसका तरीका होगा उस चीज़ को पाने के लिए। या एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए कोई मंजिल है आपकी, ठीक है, आपको कहीं जाना है और आप एक रोड से जा रहे हो, ठीक, रोड, और वैसे मान लीजिए कि ये सफलता है और आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो जो रास्ता है वो एक तरीके से ऊबड़ खाबड़ जैसी सड़क जैसा है, ठीक, तो उस रास्ते को पार करते हुए ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बहुत से लोग होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते हैं, धीरे धीरे उसको किसी न किसी तरीके से पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चलना तो शुरू करते हैं लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लड़खड़ा कर गिरे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है, आप फिर से उठ खड़े होइए, फिर से आप उस रास्ते पे चलने का प्रयास कीजिए, फिर अगर आप गिरते हैं फिर से आप उठ खड़े होइए। तो मतलब निराश नहीं होना है। कुल मिलाकर वैसे भी सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, तो आपको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप उन कठिनाइयों से बिना डरे हुए आगे बढ़िए और ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए है, तो ये सभी के लिए ये बातें हैं, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम ले लें तो अब जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, ठीक, अभी उनका काम क्या है ना, लक्ष्य क्या है उनका, बोर्ड एग्जाम में उन्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी कि लाना है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि अब तो ऐसे 60-70% का कोई मतलब रह नहीं गया है। कम से कम आप 96 प्लस तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आप 100 का टारगेट करेंगे तब जाके कहीं आपका 90 आएगा, ठीक है। तो आप अभी आपका क्या काम है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। तो जब आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि कहाँ पर कमी आ रही है, कि हम ये क्वेश्चन कैसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अब ये होता है कुछ लोग उसको, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ो इसको, ठीक है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, तो जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें तो आपको डेफिनेटली मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी समय है, आपने उसको सुधार लिया तो आप काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दोबारा आप उसको देखिए कहाँ गलती हो रही है, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, फिर से आप कोशिश करिए, फिर से आप प्रयास करिए। तो जब आपके पास ये टाइम है 1.5 से 2 महीने का जो भी है, यहाँ पर आप कोशिश करते रहेंगे, डेली का आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। और ऐसा नहीं कि कमी पता चल गई तो अरे हाँ यहाँ कमी है और हमने छोड़ दिया, उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए, उसका प्रयास करिए, ठीक है। वो जब कमियाँ दूर हो जाएंगी और आप यहाँ पर जब आप अपने घर पर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, या सॉरी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जब आपके 100 में 100 आने लग जाएंगे, तब कहीं जाकर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90 तक पहुँचने की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। श्योरिटी नहीं है कि आप पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। तो सफलता के रास्ते में असफलता आनी ही आनी है, डट कर उसका मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलिए, बाकी मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए, यहाँ भी हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में भी हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यानी कि अपना टॉपिक ये जो है, कल हमने टेंस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सॉरी, टेंस स्टार्ट कर दिया था, आपको बता दिया था टेंस क्या है, टेंस के कितने टाइप हैं और हर टाइप में कितने प्रकार के और भी टेंस आ सकते हैं, ठीक। अब हम उसके आगे चलेंगे, यानी कि टेंस को आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में जानने के लिए कुछ और चीज़ों को जानना जरूरी है।
वही हम आज आपको बताने वाले हैं, फिर हम प्रॉपर वे में टेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज हमारा टेंस का दूसरा दिन है। अब जानिए पहले, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, श्याम हेल्प द पुअर, ठीक है। यानी कि श्याम गरीबों की सहायता करता है, ठीक है। ये क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया उससे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। श्याम, सेकंड एग्जांपल, श्याम डज नॉट हेल्प द पुअर, श्याम गरीबों की सहायता नहीं करता है। नेगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट आपका अफर्मेटिव, सेकंड हो गया नेगेटिव। थर्ड, डज श्याम हेल्प द पुअर, क्या श्याम गरीबों की सहायता करता है? अब पूछा जा रहा है ना, क्या वो ऐसा करता है, तो क्या हो जाएगा? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फोर्थ है हमारा, डज श्याम नॉट हेल्प द पुअर, क्या श्याम गरीबों की सहायता नहीं करता है? तो ये क्या है? नहीं लग गया ना, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। फिफ्थ है आपका, हाउ डज श्याम हेल्प द पुअर, श्याम गरीबों की सहायता कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि क्या करता है, फिर दूसरा बनेगा कि करता है तो कैसे करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में छुपे हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स के हो गए। आपको और इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। डू यू नो वेयर टू फाइंड द ताज होटल, ठीक है। फर्स्ट क्या है? डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं? वेयर टू फाइंड द ताज होटल, ये ताज होटल कहाँ है, ठीक है, या हम कैसे उसे पा सकते हैं। दो क्वेश्चन हो गया, क्या आप जानते हैं, दूसरा ताज होटल कहाँ हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से एक ही सेंटेंस में जब दो क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हो गए आपके 5 टाइप्स। आई थिंक यू हैव गॉट इट इजली, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब पर भी आप लोग पढ़ा करिए, कॉपी और पेन हाथ में लेकर आराम से बैठा करिए, ठीक है। हर क्लास के बच्चे के लिए है, ठीक है। मेनली मैं कह दूँ तो 6 to 12, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे मेच्योर होते हैं, उनको बेसिक चीज़ें पता होती थोड़ी बहुत, बाकी तो मैं वैसे भी बता देती हूँ। द ऑफिसर इज स्कोल्डिंग द क्लर्क, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? द ऑफिसर इज स्कोल्डिंग द क्लर्क, ऑफिसर या अधिकारी क्लर्क को डांट रहा है। क्लर्क को हिंदी में लिपिक कहते हैं, लेकिन आप क्लर्क ही बोलिए, हो जाता है इसी। इज स्कोल्डिंग, ठीक है, इज प्रेजेंट। द ऑफिसर वॉज स्कोल्डिंग द क्लर्क, ठीक है, वो जो ऑफिसर था वो अधिकारी को डांट रहा था। द ऑफिसर विल बी स्कोल्डिंग द क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क को डांट रहा होगा। स्कोल्ड मीन्स डांटना, फटकारना होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इज V1 प्लस ING, डांट रहा है, अभी डांट रहा है तो प्रेजेंट में है। डांट रहा था तो पास्ट में है। डांट रहा था अभी, यानी कि पास्ट में वो काम कंटिन्यू चल रहा था। अब फ्यूचर में द ऑफिसर विल बी स्कोल्डिंग द क्लर्क, यानी कि डांट रहा होगा भविष्य में, फ्यूचर में, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या देख रहे हैं आप? इज, वॉज, विल, हर टेंस में ये क्या है? देखो आपको पता होगा, ठीक है। ये है आपका मेन वर्ब और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से यहाँ भी ये है मेन वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब। ये है मेन वर्ब और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब W।
आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है उसी तरीके से हमारा टेंस भी चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया होती है। हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि जो मेन क्रिया की सहायता करती है टेंस को बदलने में। ठीक है, वही क्या होती है, सहायक क्रिया। अब देखिए हमने इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का मतलब ही होता है सहायक क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप जरा। The verb that has the main verb in changing its tense is called an auxiliary, और ऑब्लिक हमने लगाया है, इट मीन्स और आप कह सकते हो, और a helping verb। ठीक है, the verb that has main verb यानी कि ऐसी क्रिया जो मेन क्रिया की यानी मुख्य क्रिया की सहायता करती है टेंस को चेंज करने में, वही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, इसे देखिए ध्यान से। डू, डज, दे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, will, shall, can, could, may, might, should, would, ought to, must, used to, need and dare। टोटल हो गई 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। ठीक है, अब आप इसको फिर से, यानी कि वीडियो तो आपको मिलती ही है, आप इसको चाहे जितनी बार देखिए, आपके पास अवेलेबल रहती है। ऐसा तो नहीं कि अभी आप ये हट जाएगी। ठीक है, इसको आप जितनी जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगी कि आगे क्या है। प्रॉपर वे में टेंस पढ़ने के लिए, है ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो कुछ चीज़ें हमें इसके पहले ही जाननी होंगी। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको मैं पहले बता दूंगी, उसके बाद ही मैं टेंस को अच्छे से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आई होप यू विल लाइक इट, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।